इक्वेशन का टॉपिक एक खास अहमियत रखता है, क्योंकि ना सिर्फ इसके डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट में शामिल होते हैं, बल्कि आप ये देखें कि वर्ड प्रॉब्लम, हर वर्ड प्रॉब्लम को जब आप कन्वर्ट करते हैं किसी इक्वेशन में, तो जाहिर है आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, फिर आपके पास एक्चुअल आंसर आता है। तो इस तरह से इक्वेशंस की इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा क्वेश्चंस में होती है। किसी न किसी शक्ल में कोई छोटी बड़ी इक्वेशन जरूर बनती है, उसको सॉल्व करके आप आंसर देते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप एक्सपर्ट होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने में, तो इसका मतलब है ना सिर्फ आप टाइम बचाएंगे, बल्कि आपके टेस्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अहमियत देते हुए आप खसूसी तौर पे तैयार करें, ताकि आप टेस्ट देते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करने में तेज़ी भी दिखाएं और एक्यूरेसी भी। इस तरह से आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को वो समझ लेते हैं, लेकिन जाकर वो जब सॉल्व करते हैं उसको, तो वहां गलती कर देते हैं। तो इस तरह से उनको क्वेश्चन आने के बावजूद भी आंसर तो गलत हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखें और इसमें आपकी एक्सपर्टीज इतनी हो कि आप क्विकली सॉल्व कर सकें। तो ये वीडियो आपको इन डेप्थ नॉलेज देगी कि आप किस तरह से डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मसलन आप ये देखें कि ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 9 = 24। इसमें 2 एक कॉफिशिएंट है, x इज वेरिएबल, और प्लस का जो साइन है ये ऑपरेटर है ऑपरेशन एडिशन का, फिर 9 भी कांस्टेंट है और 24 भी कांस्टेंट है। अब ये जो 2x + 9 है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरे साइड पर भी एक एक्सप्रेशन है, 2x एक टर्म है, 9 एक टर्म है, दोनों से मिलकर एक एक्सप्रेशन बन रहा है, और 24 भी एक टर्म है और एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है? इक्वल का साइन। जब दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन आता है तो इक्वेशन बनती है। इसका इंपॉर्टेंट तीन चीज ये होती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल होगा। अब आप देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों साइडें इक्वल नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमें इक्वेशन में करना क्या होता है कि जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली हम वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं। वो वैल्यू क्या करती है कि अगर x की जगह पर, यानी कि वेरिएबल की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे 2x = 6। अब ये उसी वक्त मुमकिन है जब x की वैल्यू 3 हो। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 × 3 = 6। देखें 6 = 6। तो इक्वेशन क्या होती है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एग्जैक्टली इक्वल होती हैं फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो अब जैसे अभी हमने बात की कि इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन होते हैं और वो एक्सप्रेशन इक्वल के साइन से कनेक्टेड होते हैं, और वो इक्वल का साइन होता है जो शो करता है कि दोनों साइडें इक्वल होंगी फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। और जाहिर है इक्वेशन में नंबर भी होते हैं, ऑपरेटर भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। फिर इक्वेशंस की बहुत सी टाइप हैं, लेकिन टेस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 टाइप्स हम स्टडी करेंगे, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म होते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स में भी अमूमन लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती हैं जिनको सॉल्व करके स्टूडेंट आंसर देता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये दोनों इक्वेशन, तो दोनों टाइप ऑफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये तीसरी क्यूबिक, रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये तमाम टाइप हम बारी बारी नेक्स्ट सेक्शंस में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होती हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है लीनियर इक्वेशन। अब आप देखें कि कोई भी इक्वेशन आपके पास हो, मिसाल के तौर पर 5x + 3 = 0। अब आप देखेंगे इसमें वेरिएबल है x। अगर x की पावर, यानी कि इसका एक्सपोनेंट एग्जैक्टली 1 हो और इससे ज्यादा वाला कोई भी वेरिएबल मौजूद ना हो,
तो इसको कहते हैं कि दिस इज लीनियर इक्वेशन, यानी कि x के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूं भी लिख लें 2x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप देखें कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसकी मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल पर शो कर रही है ये इक्वेशन, वो दिस इज 1। तो अगर कोई भी वेरिएबल कहीं पर भी मौजूद है इक्वेशन में, तो उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो उसके इंडेक्स को शो करती है। अगर इंडेक्स 1 हो यानी कि वेरिएबल की पावर 1 हो, तो हम कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, इसमें ये है 1 वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स आ रहा है। ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ 1 वेरिएबल है एक्स। बेशक वो 2-3 टर्म्स में आ रहा है, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है कि वो कितनी दफा आता है सिर्फ एक्स, वाई नहीं है, जेड नहीं है, कोई और वेरिएबल नहीं है। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। फिर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए इसमें 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, जबकि ए और बी और सी कॉन्स्टेंट्स हैं। इसी तरह 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी, जबकि ए बी सी डी ये कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं। फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर पावर मैक्सिमम जो होगी वो 2 होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जबकि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये याद रखें, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। तो इसमें देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो a अगर 0 नहीं होगा, यानी कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 0 नहीं हो सकता। b और c 0 हो सकते हैं, दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है a, इट कैन नॉट बी 0। इफ इट इज 0 then this term becomes 0, so the equation is converted to linear equation। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रहना है तो आप याद रखें कि यहाँ पर x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू जरूर होनी चाहिए। फिर है क्यूबिक इक्वेशन, जैसा इसके नाम से जाहिर है, इसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या होगी 3, ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें a कैन नॉट बी 0, यानी कि x3 के साथ जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो गया तो x की पावर 3 वाले टर्म खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म हो जाएगी तो क्यूबिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी। फिर है रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल अंडर रूट। जिस इक्वेशन में अंडर रूट का साइन आ रहा है वो रेडिकल इक्वेशन है। जैसे कि आप इसे देखें, ये रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक टर्म के ऊपर अंडर रूट आ रहा है और वेरिएबल अंडर रूट के अंदर होना जरूरी है। तो इसमें x जो कि वेरिएबल है वो अंडर रूट में आ रहा है, तो ये रेडिकल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं जब वेरिएबल किसी नंबर या किसी वेरिएबल की पावर बनकर आए, जैसे 3 की पावर x। अब आप देखें कि वेरिएबल पावर में मौजूद है, तो ये होगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहां पर भी देखें 5 की पावर x माइनस 3 वेरिएबल पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। फिर आते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन। देखिए यहां पर एक एग्जांपल दी हुई है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 6। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये और ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। एक्चुअली इसमें कोई एक कॉमन फैक्टर मौजूद है सिर्फ, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है तमाम टर्म्स से। इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें कोई एक फैक्टर मौजूद है जिससे ये मल्टीप्लाई होती तो नई इक्वेशन बन जाती है। तो ये अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अलग-अलग सॉल्व करके x की वैल्यू मालूम करें तो वो सेम आएगी। तो इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें आपने किसी एक फैक्टर से किसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया हो या डिवाइड किया हो, तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो इक्विवेलेंट इक्वेशन होगी, यानी कि वो दोनों एक्चुअली सेम इक्वेशन होगी।
ये दोनों सेम इक्वेशन है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये आंसर सेम देंगे आपको। तो होता भी यही है कि अगर आप किसी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन फिर भी बैलेंस रहती है। सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करना। इसको सॉल्यूशन भी कह देते हैं, इसको रूट भी कहते हैं। यानी कि किसी इक्वेशन में अगर हम वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं तो वो एक्चुअली हम उसकी रूट्स मालूम करते हैं, तो उसी को सॉल्यूशन भी कह देते हैं। The solution of an equation is unaffected if the same number is added, subtracted, multiplied or divided into both sides of the equation. ये जाहिर है, हमें पहले भी पता है कि किसी भी इक्वेशन में जैसे कि 5x + 2 = 3 है, अगर इस इक्वेशन में आप दोनों साइड पर 2 ऐड कर दें तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये सेम आंसर आपको देगी। दोनों साइडें बैलेंस रहनी चाहिए, जो ऑपरेशन करना है दोनों साइड पर कर दें तो इक्वेशन बैलेंस ही रहती है। द ग्राफ ऑफ ए लाइन इक्वेशन इज 1 और 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। ये अभी हम देखेंगे भी सही कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, वो 1 वेरिएबल की हो या 2 वेरिएबल की। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें तो उसका ग्राफ पैराबोला बनता है, यानी कि इस तरह की शेप या इस तरह की शेप। इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, स्टेप वाइज देखें। ये इक्वेशन दी हुई है 5x - 17 = 3x - 7। तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए और जो कांस्टेंट और अदर टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पर ले आए। ये 3x है, ये दूसरे साइड पर गया -3x हो गया। जब एक साइड से दूसरे साइड पर लीनियरली जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इधर -17 था, ये दूसरे साइड पर आकर प्लस साइन हो गया, इक्वल के साइन के राइट साइड पर। उसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, जो भी उसमें ऑपरेशन दिया हुआ है वो परफॉर्म कर दें। 5x - 3x, 5 में से 3 लेस हुआ तो 2x बच गया। इधर -7 + 17 10x प्लस का बच गया। उसके बाद x के साथ जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसे खत्म करना होता है, तो अब हम इसे 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं। तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x और ये यहाँ पर 2 से डिवाइड होने के बाद दिस इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। फिर कुछ रूल्स हैं इसमें कि अगर इक्वेशन में ब्रैकेट्स मौजूद हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के इनसाइड जो वैल्यूज या टर्म्स मौजूद हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। उसके बाद लाइक टर्म्स को कंबाइन किया जाता है, लेफ्ट हैंड और राइट साइड पे अलहदा करके लाइक टर्म्स जमा कर ली जाती हैं। अब ये लाइक टर्म्स वगैरह क्या हैं, तो इसके लिए आप अलजबरा की बेसिक 2 टॉपिक्स जो है, जो इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको देखें। वहाँ पर ये सारी टर्मिनोलॉजी मौजूद है और एक्सप्लेन्ड है, और वहाँ पर एक्सप्रेशन के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। तो कंबाइन लाइक टर्म्स वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद यूज एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू आइसोलेट द वेरिएबल टर्म्स इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। एक साइड पर लाएं, उनको सारों को कंबाइन कर लें, और अगर कोई कोफिशिएंट मौजूद है तो उस कोफिशिएंट को खत्म करने के लिए डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, और उससे इक्वेशन आपकी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। और फिर दूसरा ये कि अगर कोई भी ऑपरेटर दोनों साइड पर परफॉर्म किया जाए तो उससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कलेक्टिंग, ये इस साइड पर जाएगी तो +2x हो जाएगी, 15 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 5x, ये 2x इधर आ जाएगा, +2x, इधर 20 रह गया और ये 15 इधर आकर माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 3x = 5। देन आप 3 से दोनों साइडें डिवाइड कर दें तो x = 5/3 आ गया।
अब नेक्स्ट देखें, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। अब इसमें डिवीजन आ रही है जिसमें दोनों टर्म्स में डिवाइजर मौजूद है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि इनको डिवाइजर्स को ख़त्म करें। अब दो तरीके हैं डिवाइजर को ख़त्म करने के, या तो जो एलसीएम है, जैसे ये 4 और 2 है, इन दोनों का एलसीएम है 4, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि दोनों साइड पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप ये करें कि इस 2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इससे 2 को मल्टीप्लाई करें और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें पूरी टर्म से, तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगी। देखें क्या होगा, ये 2 इधर गया तो ये बन गया 5x माइनस 2, ये 2 ऊपर आ गया, इज इक्वल टू ये 4 अब इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x माइनस 4 और ये होगा 8x प्लस 8। अब 8 को उस साइड पर ले जाएं, 8x को, 10x माइनस 8x और ये जो 4 है इधर आकर प्लस हो गया 8 प्लस 4, तो ये दोनों 2x इज इक्वल टू 12। देन दोनों को 2 से डिवाइड करें क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट 2 मौजूद है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 ओवर 2 इज इक्वल टू 6, जो कि इसका आंसर है। सॉल्विंग इक्वेशन, देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें वेरिएबल है z, तो अब हम सारी z की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर लाते हैं। माइनस z, ये आ गया, ये आ गया, अब ये -2 होकर इधर आ जाएगा, -2z, इधर 7 पहले से मौजूद है, -7, इधर से ये 1 भी उधर जाकर माइनस हो गया, -1। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 4z बच गया इज इक्वल टू -8। अब कॉफिशिएंट 4 है तो दोनों साइडों को 4 से डिवाइड कर दें, तो z इज इक्वल टू -2, ये इसका आंसर आ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है b/3 प्लस 3 इज इक्वल टू b/2। अब इस पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय b/3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय b/2। 3 1 3 3 2 6, ये हो गया 2b प्लस 18 इज इक्वल टू 3b। अब ये 3b इस साइड पर ले आए, 2b माइनस 3b, अब ये 18 इधर आकर माइनस हो गया, -18, इधर से आ गया -b इज इक्वल टू -18। अब इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करें ताकि b के साथ माइनस खत्म हो जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -b इज इक्वल टू -18 को, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। द आंसर इज 18, b इज इक्वल टू 18। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 2x 18x, 7 9 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10x प्लस 60 प्लस 25। अब सारे x एक साइड पर कर लें, कांस्टेंट टर्म्स को प्लस माइनस कर लें, ये 10x इधर जाकर माइनस हो गया, 18x माइनस 10x इज इक्वल टू, अब देखें ये सारी टर्म्स इधर आ जाएंगे तो 60 प्लस 25, ये -63 इधर प्लस हो जाएगा, 27 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 8x इज इक्वल टू 121। इनको आप ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें 27 इसमें से, तो ये आता है 121। तो x इज इक्वल टू, अब दोनों साइड पर 8 से डिवाइड करें इसे ताकि कोफिशिएंट ऑफ x खत्म हो जाए, तो ये हो जाएगा 121 ओवर 8 जो कि इक्वल है 15.125।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट को खोल दें, 7z, अब बाहर है माइनस तो अंदर वाली तमाम चीज़ों का साइन चेंज होगा, -3z + 4 इज इक्वल टू 12। ये साइन सबके चेंज हो गए जो ब्रैकेट में थे क्योंकि बाहर माइनस का साइन मौजूद था। तो 7z - 3z 4z हो गया और ये 4 इधर जाकर माइनस हो गया तो 12 - 4 8 आ गया। 4 से दोनों साइडों को डिवाइड करें तो z इज इक्वल टू 2 आ गया। An equation in which the highest power of the variable is always 1, ये होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + b इज इक्वल टू 0। जैसे हम लिखते हैं 8x + 5 इज इक्वल टू 0। ये a की जगह पर 8 आ गया, b की जगह पर 5 आ गया। इसी तरीके से और कोई इक्वेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ky + t इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की जगह पर k है, b की जगह पर t है और वेरिएबल y यूज हो रहा है, लेकिन y की पावर क्योंकि 1 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और ये भी याद रखें कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ 1 होता है, यानी कि ओनली 1 सॉल्यूशन, इसके 2-3 आंसर नहीं आएंगे। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में जो भी इक्वेशन होगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा। इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से जनरली अभी हमने बहुत सी इक्वेशन सॉल्व की हैं, क्योंकि वो भी सारी लीनियर इक्वेशन ही थी, लेकिन उसको सॉल्व करने के क्योंकि स्टेप्स बताने थे इसलिए वहाँ एग्जाम्पल में वो यूज़ की गई है। तो अब आप इसे देखें, ये है 27x। अब ये जो -81 है इस साइड पर जाकर +81 हो गया। अब दोनों साइडों को आप 27 से डिवाइड कर दे ताकि x का कोफिशिएंट खत्म हो जाए। तो x इज इक्वल टू 81/27, दिस इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 15x - 7 इज इक्वल टू 11x + 5। 11x - 105 इज इक्वल टू 11x + 5। नाउ ये इस साइड पर जाएगा तो 15 - 11 4x और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा तो ये 110 हो गया। 105 प्लस हो गया इस साइड पर 5 में आकर तो 110 हो गया। देन x इज इक्वल टू 110/4, तो ये तकरीबन 27.5 आंसर आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक और एग्जांपल देखें, ये है 4d - 90। अब ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करें और खोल दें ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा -10d + 50 + 25। 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई किया। अब ये -10d इधर आकर प्लस हो गया तो ये बन गया 14d और ये 90 इधर जाएगा। पहले ये दोनों 50 और 25 75 बनते हैं, 90 इधर से और आ गया तो 14d। अब इसमें 90 ऐड करें तो 165, तो d की वैल्यू होगी 165/4, जो भी इसका आंसर आ जाए। तो हमने क्योंकि सॉल्यूशन का प्रोसेस देखना, क्योंकि हमने प्रोसेस देखना था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब जाहिर है आपको मालूम हो चुका है, अगर इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड पर जाएं तो साइन चेंज कर दें, अगर एक साइड से दूसरी साइड के नीचे वाली साइड पर जाएं यानी कि डिनोमिनेटर में जाएं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। इसीलिए अब मैं ज़्यादा स्टेप्स नहीं कर रहा, बहुत सी चीज़ें मैं साथ साथ सॉल्व करता जाता हूँ। फिर टेस्ट प्रिपरेशन में ये इंपॉर्टेंस होता है टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको खुद भी स्टेप्स इसी तरह करने चाहिए कि सारी चीज़ें लिख कर मत करें। जैसे यहाँ पर मुझे पता था कि ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो मैंने डायरेक्ट 14 लिख दिया, 4 पहले से मौजूद था। ये -10d उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो मैंने डायरेक्ट 14 लिख दिया। तो सारे स्टेप्स लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए टाइम को बचाने के लिए जो चीज़ें माइंड में हो सकती हैं उन्हें साथ साथ करते जाएं।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप देखें कि यहाँ क्या होगा, इज इक्वल टू 5। तो इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, और 3x ये हो गया 10 और ये इधर से आकर 2 उसमें ऐड हुआ तो 12 हो गया। तो 3 से दोनों को डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 4। जी, अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें दिया गया है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। 3 इधर जाकर प्लस होगा, 5x इज इक्वल टू 15, और दोनों को आप 5 से डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अब ये इक्वेशन है 2x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5। ये x इधर आकर माइनस होगा तो 2x माइनस x, ये 7 इधर जाकर प्लस होगा तो ये होगा 5 प्लस 7, x इज इक्वल टू 12, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। सॉल्व फॉर x। अब पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 6x प्लस 30। अब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो माइनस 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 30, और ये 9 इधर आकर प्लस होगा 9, माइनस 3x इज इक्वल टू 39। अब इसको पूरी इक्वेशन को -3 से डिवाइड करें तो x, और ये 39 ओवर -3 इज इक्वल टू -13। तो द x इज -13, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अब आप देखें कि ये इक्वेशन है 5x माइनस 4 ओवर 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 5x प्लस 3 इनसाइड द ब्रैकेट ओवर 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 5x माइनस 4। ये 5 इस 7 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 35 इंटू 5x प्लस 3। ये 7 से 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ तो 35, 5 7 35। अब ब्रैकेट्स खोलें तो ये हो गया 20x माइनस 16, 35 इंटू 5 175 x, 35 इंटू 3 105। अब ये 175x इधर आ गया तो ये हो जाएगा -155, क्योंकि 20 प्लस का है, ये इधर जाकर माइनस हुआ तो -155x बच गया। ये 16 इधर आकर ऐड हो गया तो 121। तो अब इसे -155 से डिवाइड कर दें दोनों साइडों को तो ये आंसर आएगा ये, जो कि इक्वल है -121 ओवर 155 के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। अब आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें पहले ब्रैकेट्स को हम साथ साथ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 21x माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 18 9x माइनस 36/2 18 माइनस 12। ये इक्वेशन हमने ब्रैकेट्स के बगैर कर ली, और जो बाहर मल्टीप्लायर हो रहे थे और जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे वो भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इनको सिंप्लीफाई करें, -16 इज इक्वल टू 9x माइनस 30। अब 9x इधर जाएगा, 21 में से 9 को लेस करें तो 12x बच गया। ये इधर जाकर प्लस हुआ, ये -30 था, इधर से +16, इधर -16 प्लस 16 होकर इधर आया तो बाकी बच गया -14। आप दोनों साइडों पे 12 से डिवाइड करें, -14/12 इज इक्वल टू -7/6,
जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया। अब ये डिपेंड करता है कि आपने यहीं तक रहना है या यहाँ तक जाना है। चॉइसेस को देखने से इल्म होगा। अगर वो ये ऑप्शन दे देता तो हम उसको चूज कर लेते, लेकिन उसने इस फॉर्म में आंसर चॉइसेस दिए हैं, इसलिए हमने इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y का कोफिशिएंट सिर्फ 1 होगा। ये लेफ्ट साइड पर आइसोलेटेड है, तो जो इस साइड पर एक्सप्रेशन मौजूद है इसमें x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कहते हैं कि ये इस लाइन की स्लोप होगी, जबकि ये c शो करते हैं y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट क्या है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इसकी लाइन है, तो ये जो इंक्लाइनेशन है, यानी कि लाइन कितनी झुकी हुई है या कितनी ऊपर उठी हुई है, वो है उसकी स्लोप, और जिस जगह पर ये y एक्सिस को कट करती है दैट इज y इंटरसेप्ट, और इसकी जो y की वैल्यू है जो हाइट है x कोऑर्डिनेट से, ये c के इक्वल होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके नतीजे में हम इसमें से स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं और y इंटरसेप्ट यानी कि c की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तब हम ये चीजें मालूम कर लेंगे। देखिए कैसे, आप y को इधर ही रहने दें, x की सारी वैल्यूज को इक्वेशन के राइट साइड पर ले जाएं, तो 12x इस साइड पर जाकर -12x हो गया और 24 जाकर -24 हो गया, यानी कि अब -3y इज इक्वल टू -12x -24। अब इसको -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो सारे खत्म हो जाएंगे नेगेटिव साइंस, ये इस फॉर्म में आ जाएगी 3y इज इक्वल टू 12x प्लस 24। अब y का कॉफिशिएंट 3 है, इसको खत्म करने के लिए आप 3 से इसको डिवाइड कर दें टोटल इक्वेशन को, तो y का कॉफिशिएंट हो गया 1 और 12/3 और 24/3, यानी कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 8। इसमें 4 इसकी स्लोप है और 8 इसके y इंटरसेप्ट है। तो इस तरह से कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में अगर दी हुई है तो आप उसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट फौरन मालूम कर लेते हैं, यानी कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं, जो x का कोफिशिएंट होगा वो उसकी स्लोप होगी और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c यानी कि y इंटरसेप्ट होगा। अब ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करके इसमें से क्या बताना है हमने, y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y को आइसोलेट करके लेफ्ट साइड पर रखें और x की तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके राइट साइड पर ले आएं, तो y इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए इक्वेशन हमें दी गई है 3y माइनस 5x ओवर 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 5/7। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 2y प्लस 3x इधर जाकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 7 इंटू 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 5 इंटू, अब ये सारा इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस 3x। अब ब्रैकेट खोलें तो ये हो जाएगा 21y माइनस 35x इज इक्वल टू 10y प्लस 15x। अब y उधर ले जाएं तो ये 21y माइनस 10x इधर आकर माइनस, ये प्लस 10y था, ये इधर जाकर माइनस 10y हो गया और माइनस 35x इस साइड पर प्लस होगा, 15x प्लस 35x। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 50x, और अब इसको 11 से डिवाइड करें इक्वेशन को तो y इज इक्वल टू 50/11x। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, y इन टर्म्स ऑफ x, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया।
अब इस इक्वेशन को देखें तो ये दी गई है 27x प्लस 9y इज इक्वल टू 81। y इज इक्वल टू y की वैल्यू बतानी है, तो y को पहले इधर ही रहने दें, x को उधर ले जाएं, -27x प्लस 81। अब इसको 9 से डिवाइड कर दें टोटल इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 9y ओवर 9 इज इक्वल टू -27x ओवर 9 प्लस 81 ओवर 9। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -3x प्लस 9, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। y इज इक्वल टू, जो कि ऑप्शन सी में दिया। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए अब स्लोप मालूम करनी है इस इक्वेशन की, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, y को एक साइड पर रखें और x और कांस्टेंट्स को राइट साइड पर ले जाएं। ये इधर माइनस था, ये इधर जाकर प्लस हो गया, 3x प्लस 8। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें, तो ये 4y ओवर 4 इज इक्वल टू 3 ओवर 4x प्लस 8 ओवर 4। ये इक्वेशन 4 से डिवाइड हो गई, तो ये बन गई y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें ये स्लोप होती है, तो इस इक्वेशन में स्लोप किसके इक्वल है, 3/4 के। कोफिशिएंट ऑफ x इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज द स्लोप, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये आपको इक्वेशन फॉर्म में लाइन दी गई है, -10y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 8। सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करें, तो ये 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 8। ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब y को इधर ही रहने दें, x की सारी टर्म्स इधर लें, तो -10y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x, ये -6 और प्लस 8, तो ये +2 बच गया, तो ये हो जाएगा -10y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। अब इस पूरी इक्वेशन को -10 से डिवाइड कर, डिवाइडेड बाय -10, ये हो जाएगी -10y ओवर -10 इज इक्वल टू -3 ओवर -10x प्लस 2 ओवर -10। ये इससे ख़त्म हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 ओवर 10x माइनस, क्योंकि ये माइनस में है 10, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 5। नाउ द स्लोप इज 3/10, तो इसकी स्लोप आती है 3/10 और y इंटरसेप्ट है -1 ओवर 5। ये y इंटरसेप्ट आ गया, तो जो कि दिया गया है, देखें -1 ओवर 5 इसमें और स्लोप 3/10, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। Simultaneous equations are set of 2 or more algebraic equation। अब ये ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हम 2 ही रखते हैं। They are also known as system of equation। जैसे अब ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं एक्चुअली हमें उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिएंगी ताकि हम इसमें से x और y को मालूम कर लें। तो डिफरेंट मेथड हम इस्तेमाल करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, कि आप पहला मेथड तो ये है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, या फिर बाद औक़ात हमें नज़र आ जाता है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से भी हो जाती हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है इक्वेशन की नेचर पर, किस टाइप की इक्वेशंस हैं तो किस मेथड से सॉल्व होंगी। अब देखिए ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं, तो इसको सॉल्व करना है। अब हम गौर करते हैं कि कौन सा मेथड लग सकता है। अगर हम किसी तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की कोई एक टर्म इक्वल कर दें
तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से उसे सॉल्व कर सकते हैं। मसलन अगर आप पहली इक्वेशन को देखें, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। पहली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x बन जाएगा। और अगर हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3y भी हो सकता है। तो हम पहला मेथड लगाते हैं, इस पे देखें कि हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 हो गई। अब दूसरी इक्वेशन एज इट इज इसके नीचे लिखें, प्लस y इज इक्वल टू 2। अब आप देखेंगे 4x ऊपर नीचे दोनों में आ रहा है। अब आप ऊपर नीचे रखकर इसको माइनस कर दें, तो -1 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 2 को, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस। अब प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया और ये आपके पास 6y में से 1y लेस हो गया तो 5y बच गया, और इधर 12 में से 2 गया तो 10, यानी कि अब आपके पास y इज इक्वल टू 2 आ गया। क्योंकि इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करें, इसको भी 5 से, तो y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। मसलन हम इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3 और y की जगह हमने 2, ये वाला y की वैल्यू जो थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गई, इज इक्वल टू 6। देन इट बिकम्स 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 2x इज इक्वल टू, ये प्लस 6 इधर जाकर माइनस हुआ तो 6 माइनस 6 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको दोनों वैल्यूज मालूम हो चुकी हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, ये इसका सोल्यूशन सेट। अब देखें एक और सेट है, इसको हम ट्राई करते हैं कि किस मेथड से किया जाए। तो यहाँ पर भी अब आप देखें कि ये अगर हमने किसी टर्म को इक्वल करना है तो अब यहाँ पर तो मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए एक को मल्टीप्लाई करने से तो ये इक्वल नहीं होता। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर है 5, आप ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये यहाँ पर है 2, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो दोनों 10 10 बन जाएंगे। देखें यहाँ पर 5 था, इसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। वहां पर पहले 2 मौजूद है, उस 2 से इन नीचे वाली यानी कि सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें तो एक फैक्टर, तो इसमें से एक टर्म इक्वल हो जाएगी। यानी कि हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगी 10x माइनस, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से हुआ तो 20y इज इक्वल टू 40। ये 5 से मल्टीप्लाई हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 10x माइनस 22y इज इक्वल टू 40। अब आप इसको माइनस कर दें सारी इक्वेशन को, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों का आंसर बच गया 2y, क्योंकि -20y है और ये +22y है, तो +2y बचा इज इक्वल टू 0, +40 माइनस 40, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब x मालूम करना है, तो किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। मसलन इक्वेशन नंबर 1 में देखें 2x माइनस 4 और y की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया 2x, ये तो सारा 0 हो गया, -4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड होकर ये आंसर आ गया आपके पास कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसमें से h और i की वैल्यू मालूम करनी है। जी अब आप देखें कि किस तरह से कर सकते हैं।
हम नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6h हो जाएगा, नीचे वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम यही करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को कुछ नहीं करते, उसको एज इट इज रहने दें, प्लस 2i इज इक्वल टू 8, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6h 15i और -6, ये 3 से मल्टीप्लाई हो। अब इनको माइनस करें, माइनस माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो -13i बच गया जो कि इक्वल होगा प्लस प्लस 14 के। तो i की वैल्यू कितनी आती है इसमें, i इज इक्वल टू, अब ये -13 इधर जाकर नीचे आ गया, ये i की वैल्यू आती है 14/13, जो कि इस तरह भी लिखी जा सकती है -1/13, इस तरह भी आप लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये वाली वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में यूज करें, मतलब मैं इक्वेशन नंबर 2 में i की वैल्यू रखता हूँ, ये हो गया 2h + 5, i की जगह आ जाएगा -14/13 इज इक्वल टू -2। तो 2h माइनस अब 70/13 आ गया, क्योंकि 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आ गया और 13 नीचे ऐसे आ गया, इज इक्वल टू -2। अब इसको इधर ले जाएं तो ये 2h इज इक्वल टू 70/13 -2। अब अगर आप 70/13 को सॉल्व करें तो ये क्या आता है, ये जाएगा 5 पर, 65 हो गया, 5 बच गया। तो अब हम इसको कहेंगे कि ये इक्वल है 5/13 -2। अब इसमें से अब -2 करें तो ये बच गया 35/13, जबकि ये इक्वल है 44/13। तो अब ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 2h के इक्वल है, तो 2h इज इक्वल टू 44/13, देन h इज इक्वल टू 44/13 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 भी नीचे आ गया तो ये इससे कैंसिल हुआ, ये 22 हो गया जो कि बन गया 22/13, और यही इसका आंसर है। यानी कि h की वैल्यू आ गई 22/13 और i की वैल्यू है -1/13 या फिर -14/13। ये दोनों आंसर आ गए इसके, i और h के। इसी तरह से ये जो समल्टेनियस इक्वेशन में हम आंसर मालूम करने, ये एक्चुअली ग्राफिकली क्या होता है, जो आंसर हम मालूम करते हैं, जैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5 आता है, तो ये वो पॉइंट होता है जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ये बहुत दफा ऐसा होता है कि ये वाला कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं और स्टूडेंट समझता है पता नहीं किसने हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, हालांकि वो बिल्कुल सिंपल होता है। अगर वो कहते हैं कि ये दो इक्वेशंस हैं, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताएं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही पॉइंट होता है जो हम मालूम करते हैं दोनों इक्वेशंस को यूज करके। जो अभी हमने इतनी एग्जांपल्स की हैं उनमें जो भी आंसर आ रहा था वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा था, यानी कि इस इक्वेशन की लाइन अगर एक इनमें से है, दूसरी लाइन है, तो जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, क्रॉस करेंगी, वो पॉइंट वो होता है जो इन दोनों का सोल्यूशन होता है इस इक्वेशंस का। इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दो इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, या फिर वो कहते हैं कि दो लाइंस हैं, दो उनकी इक्वेशंस आपको दी गई हैं, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो एक्चुअली आपने सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक्स और वाई यानी कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है, वो ही उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका सॉल्यूशंस बताना है।
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो आप देखें कि दोनों इक्वेशंस जो लिखी हुई हैं, एक है x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। तो आप गौर करें कि ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सेम इक्वेशन है, तो ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। और इक्विवेलेंट इक्वेशन दो इक्वेशन काउंट नहीं होती, वो एक ही इक्वेशन है। तो बेसिकली ये दोनों एक ही इक्वेशन है। एक इक्वेशन हो और वेरिएबल 2 हो तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। दो वेरिएबल की इक्वेशन में सॉल्यूशन मालूम करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए या कोई कंडीशन चाहिए। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है और इक्वेशन एक ही है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही है। ऊपर वाली इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 सारी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शुरू में कि इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी ऑपरेशन किया जाए तो इक्वेशन चेंज नहीं होती, वो सेम इक्वेशन है। तो बेसिकली ये एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल दो हैं, यानी कि x और y। तो इसका मतलब है हम इसका आंसर मालूम नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन होगा 0, ऑप्शन ए। What is the solution for the system of equation below? अब ये इक्वेशन आपको दी गई है, इनका आंसर मालूम करना है। देखें दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन दी गई है, y इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ पर तो सिंपल है, ये सब्स्टिट्यूशन से बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। आप y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। इस इक्वेशन में हमें पता है कि y इज इक्वल टू 5x, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देते हैं। y इज इक्वल टू 5x तो इक्वल टू 3x प्लस 2। 3x इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू तो आ गई 1। अब y मालूम करना है तो आप इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। y इज इक्वल टू 5, x की जगह आ गया 1 इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या आ गया 1 5, जो कि ऑप्शन सी में दिया। What is the solution for the system of equation below? देखें दो इक्वेशन दी गई हैं, y इज इक्वल टू 7x माइनस 3 और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। अब ये हमें मालूम करना है। तो देखें ऑलरेडी y सेम टर्म्स हैं दोनों इक्वेशन में, हम इन्हें माइनस कर देते हैं, इसको माइनस, यानी कि -1 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो सारे साइंस चेंज हो गए। प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में। यहाँ सारे साइन प्लस के थे इसलिए सारे माइनस हो गए। अब ये ऊपर प्लस y है और नीचे माइनस y, ये कैंसिल हो गए, हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। तो 7 माइनस 2 ये 5x बच गया, इधर आ गया 0 और ये क्या होगा माइनस माइनस दोनों ही माइनस के हैं तो -10। अब 5x को इधर ले जाएं, -5x इज इक्वल टू -10। -5 से इसे डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है, x इज इक्वल टू 2। अब y मालूम करना है तो किसी एक इक्वेशन में, चले हम सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, देन y इज इक्वल टू 2 और x की जगह आप 2 रखें तो 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है x2 y11। If 0 2 is a solution of the linear equation 2x plus 3y is equal to k, then the value of k is, देखें इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to k और इसका सॉल्यूशन दिया गया है 2 0, यानी कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0 और हमने k बताना है। तो ठीक है, हम इसमें x और y की दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो ये होगा 2 और x की जगह पर आ गया 2, 3 y की जगह पर आ गया 0 इज इक्वल टू k। तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू k, इट्स मीन k इज इक्वल टू 4 and this is the answer which is given in option A.
फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। लेकिन दो लाइंस आपको दी गई हैं, y इज इक्वल टू -2x प्लस 7, y इज इक्वल टू 2x माइनस 13। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, यानी कि क्या मतलब हुआ, हमने इनकी x और y की वैल्यू बतानी है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। साइमल्टेनियसली हम इन्हें सॉल्व करेंगे, जो x और y की वैल्यू आएंगी वही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो आप ये देखें कि ये -2x है, ये +2x है। अगर मैं इन्हें डायरेक्टली ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2y, मैं अब इन्हें ऐड कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो ये 0 हो गया और इनके ऐड करने से -6 आ, क्योंकि +7 -13 -6 हो गया। तो y इज इक्वल टू -3 आ गया। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई -3। अब आप देखेंगे एक्चुअली हमें आंसर मालूम हो चुका है, क्योंकि y की वैल्यू -3 सिर्फ इस ऑप्शन में है, बाकी किसी जगह y की वैल्यू -3 नहीं है। तो पेपर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ये डी आंसर चूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ पेपर सॉल्व करना नहीं है, इसका मकसद आपकी लर्निंग भी है, तो इसलिए हम इसका सेकंड पॉइंट भी मालूम करते हैं। तो अब y को सब्स्टिट्यूट कर दें किसी एक इक्वेशन में इनमें से। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 13। y की जगह में -3 रख देता हूँ, ये सब्स्टिट्यूट हो गया ये पॉइंट, इज इक्वल टू 2x माइनस 13। अब ये इधर आकर प्लस हो गया, तो प्लस में से -3 निकल गया, तो 10 इज इक्वल टू 2x। देन x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो x 5 और y -3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।